क्या आप जानते हैं, भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध हुआ था जहां एक तरफ थे तीन तीन भारतीय शासक और दूसरी तरफ सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी। लेकिन नतीजा ऐसा निकला कि भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। यही था बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी, वो साल जब बंगाल की धरती पर निर्णायक संघर्ष हुआ जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की बुनियाद डाल दी। पटना नरसंहार के बाद मीर कासिम की सेना बुरी तरह टूट चुकी थी। कंपनी ने बंगाल और बिहार के बड़े हिस्से पर नियंत्रण जमा लिया था, लेकिन मीर कासिम अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो जानता था, जब तक कंपनी को हराया नहीं जाएगा, भारत का कोई भी नवाब कभी स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। पटना से पीछे हटकर उसने भागलपुर और फिर रोहतास की ओर कूच किया। वहीं से उसने अपनी अगली चाल चलनी शुरू की। उसने अपने पुराने दुश्मनों से भी हाथ मिलाने का फैसला किया, क्योंकि अब दुश्मन एक ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1764 के आरंभ में एक अनोखा गठबंधन बना। तीन शक्तियां, तीन महत्वाकांक्षाएं, लेकिन एक ही लक्ष्य। मीर कासिम, बंगाल का अपदस्थ नवाब जो कंपनी से अपनी हार का बदला चाहता था। शुजाउद्दौला, अवध का नवाब जो कंपनी की बढ़ती ताकत से भयभीत था। शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट जो दिल्ली से बेदखल होकर पूर्वी भारत में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था। तीनों ने मिलकर एक संधि की, कंपनी को भारत से बाहर निकालने की। ये गठबंधन, जिसे इतिहास में त्रिसंघ कहा गया, ब्रिटिशों के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती था। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी अब पहले जैसी व्यापारी संस्था नहीं रही थी। प्लासी के बाद से वो एक सैन्य शक्ति बन चुकी थी। मेजर हेक्टर मुनरो को बंगाल की कमान सौंपी गई, एक सख्त और अनुशासित स्कॉटिश अधिकारी जिसे गवर्नर हेनरी वैनसिटार्ट ने साफ आदेश दिया था, इस गठबंधन को जड़ से मिटा दो। मुनरो ने अपनी सेना को पटना और मुंगेर की दिशा से आगे बढ़ाया। कंपनी के पास लगभग 7,000 पैदल सैनिक, 800 घुड़सवार और 20 तोपें थीं, पर असली ताकत थी उनका प्रशिक्षण और अनुशासन। हर सैनिक को बंदूक चलाने, तोप जमाने और पंक्ति में टिके रहने की अद्भुत कला आती थी। वहीं भारतीय पक्ष में सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, करीब 40,000 से अधिक, लेकिन नेतृत्व में एक रूपता नहीं थी। अक्टूबर 1764, गंगा के किनारे बसा छोटा सा नगर बक्सर, अब बिहार में। यहीं दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। नदी के उत्तर में ब्रिटिश शिविर और दक्षिण में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त सेना। तीनों ओर से कंपनी को घेरने की योजना थी, पर इतिहास कुछ और लिखने वाला था। लड़ाई से एक रात पहले तक भी मीर कासिम और शुजाउद्दौला में मतभेद बने हुए थे। कौन सेना की कमान संभालेगा, कौन रणनीति तय करेगा, इन सवालों में ही वो वक्त निकल गया जो युद्ध से पहले एकता के लिए जरूरी था। 22 अक्टूबर 1764 की सुबह धुंध छोंट रही थी, गंगा के किनारे हल्की हवा बह रही थी। अचानक कंपनी की तोपों से पहला गोला दागा गया और शुरू हुआ वो युद्ध जिसने भारत का इतिहास पलट दिया। कंपनी की सेना अनुशासित पंक्तियों में आगे बढ़ रही थी। मुनरो ने आदेश दिया, लाइन स्टेडी, होल्ड फायर एंटिल क्लोज रेंज। दूसरी तरफ भारतीय सेना की पहली पंक्ति में मीर कासिम के तोपची थे, पर उनमें समन्वय की कमी थी। जैसे ही गोले दागे गए, उनका निशाना बार बार चूकता गया। कंपनी की तोपें सटीक और लगातार चल रही थीं। हर बार एक नई पंक्ति आगे बढ़ती, हर गोली एक संदेश देती, कौशल और अनुशासन की जीत। गंगा के किनारे तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, घोड़ों की टापें, गोलियों की आवाजें और सैनिकों की चीत्कारें। पूरा मैदान बारूद और धुएं में डूब गया था। हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश सेना को 3 हिस्सों में बांट रखा था। बीच में खुद मुनरो, दाएं पंख पर मेजर स्टुअर्ट और बाएं पंख पर मेजर मुनरो के साथी कर्नल कार्नेजी। हर सैनिक को पता था, अगर एक भी पंक्ति टूटी तो पूरी सेना खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी ओर भारतीय गठबंधन की सेना दिखने में विशाल थी, पर भीतर से असंगठित। युद्ध का पहला चरण पूरी तरह तोपों की भिड़ंत था। कंपनी की तोपें छोटी लेकिन अत्यंत गतिशील थीं। उन्हें घोड़ों पर बांधकर आगे बढ़ाया जा सकता था। इससे हर बार गोला बारूद की दिशा बदलना आसान होता था। वहीं भारतीय पक्ष की तोपें बड़ी थीं, लेकिन भारी और धीमी। जगह बदलने में वक्त लगता और निशाना भी अक्सर ऊंचा पड़ जाता। लगभग 2 घंटे तक तोपों की आग बरसती रही। शुजाउद्दौला की अग्रिम पंक्ति में अफरातफरी मच गई।
कंपनी की गोलियां सीधे बैलगाड़ियों और बारूद के गाड़ियों पर लगीं और कई जगह आग भड़क उठी। धुआं इतना गाढ़ा था कि सैनिक एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। मुनरो एक अनुशासित सैनिक था, लेकिन उससे भी बड़ा रणनीतिकार। जैसे ही उसने देखा कि अवध की पंक्ति बिखर रही है, उसने आदेश दिया, एडवांस बाय विंग्स, यानी दोनों किनारों से आगे बढ़ो और बीच को काट दो। कंपनी की सेना बाएं और दाएं पंखों से तेजी से बढ़ी। ब्रिटिश घुड़सवारों ने अवध की घुड़सवार टुकड़ियों को धकेल दिया। मीर कासिम की तोपें अभी पुनः लोड हो ही रही थीं कि कंपनी के सिपाहियों ने उनके पास पहुंचकर हाथों हाथ कब्जा कर लिया। इतिहासकार जॉन हॉलवेल और सर जॉन मार्शमैन दोनों ने लिखा, भारतीय सेनाएं बहादुर थीं, पर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। सबसे पहले भागा अवध का नवाब शुजाउद्दौला। उसके सैनिकों ने जैसे ही देखा कि सामने की पंक्ति बिखर रही है, वे पीछे हटने लगे। मीर कासिम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर आदेश पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। घोड़ों और हाथियों के बीच भगदड़ मच गई। शाह आलम की टुकड़ी ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने युद्ध से हाथ खींच लिया और तटस्थ बने रहने का निर्णय लिया। कंपनी की सेना ने आखिरी बार एकजुट होकर धावा बोला। कासिम की पंक्तियां टूट गईं और बक्सर का मैदान ब्रिटिशों के कब्जे में आ गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में भारत की 3 शक्तियों की संयुक्त सेना ध्वस्त हो चुकी थी। शाम तक युद्ध समाप्त हो चुका था। कई 100 सैनिक मारे गए, हजारों घायल पड़े थे। गंगा का किनारा राख और रक्त से भर गया था। कंपनी की सेना ने युद्ध के बाद शाह आलम और शुजाउद्दौला के शिविरों को घेर लिया। मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग चुका था। वो नेपाल की दिशा में चला गया और वहां से रोहिलखंड होते हुए भागलपुर की ओर निकला, लेकिन इतिहास में उसका नाम यहीं ठहर गया। बक्सर का युद्ध भले ही एक दिन में समाप्त हुआ, पर इसके परिणाम सदियों तक भारत पर असर डालने वाले थे। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ बक्सर का युद्ध। भारत के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, ये उस निर्णायक मोड़ की शुरुआत थी जहां से भारत की राजनीतिक बागडोर व्यापारियों के हाथों में जाने लगी। युद्ध समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद कंपनी की सेना ने बक्सर, बनारस और इलाहाबाद के बीच के सारे इलाकों पर नियंत्रण कर लिया। अवध का नवाब शुजाउद्दौला पश्चिम की ओर भाग गया। शाह आलम द्वितीय, जो पहले गठबंधन का हिस्सा थे, अब अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में थे। उनके पास न सेना बची न संसाधन। ऐसे में उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों के पास दूत भेजा ताकि शांति की शर्तों पर बात की जा सके। दूसरी ओर हेक्टर मुनरो ने गवर्नर हेनरी वैनसिटार्ड को लिखा, अब भारत में ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा जो हमें रोक सके। मीर कासिम, जिसने कभी अंग्रेजों को बराबरी की चुनौती दी थी, अब भगोड़ा बन चुका था। वो नेपाल की सीमा की ओर भागा, फिर रोहिलखंड और बाद में दिल्ली के निकट शरण लेने की कोशिश की, पर वहां भी उसे राजनीतिक शरण नहीं मिली। 1767 में उसकी मृत्यु हुई, गरीबी, बीमारी और गुमनामी में। एक ऐसा शासक जिसने कभी आधुनिक कर व्यवस्था और सेना सुधार के लिए काम किया था, अंत में इतिहास की छाया में खो गया। बक्सर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारी संस्था नहीं रही, वो एक राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। उनके पास अब 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रादेशिक केंद्र थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 1765 में युद्ध के कुछ ही महीनों बाद शाह आलम द्वितीय और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच इलाहाबाद में मुलाकात हुई। ब्रिटिश पक्ष से मौजूद थे कर्नल मुनरो, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अन्य अधिकारी। यहां तय हुआ कि शाह आलम को उनकी सम्राट की उपाधि और सम्मान वापस मिल जाएगा, लेकिन बदले में वे कंपनी को दीवानी अधिकार सौंपेंगे। 12 अगस्त 1765 को हुई ये ऐतिहासिक संधि, जिसे हम आज जानते हैं इलाहाबाद संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से, भारत की किस्मत का नया अध्याय बन गई। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, राजस्व वसूली का अधिकार दिया। बदले में कंपनी हर साल सम्राट को 26 लाख रुपए की पेंशन देने पर सहमत हुई। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को इलाहाबाद और कुछ इलाके वापस दिए गए, लेकिन उन्हें कंपनी की सैन्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ा। कंपनी ने अवध को एक बफर स्टेट की तरह बनाए रखा, जिससे उत्तर भारत में मुगल या मराठा शक्ति फिर से न उभर सके। बक्सर के बाद से भारत की राजनीतिक आजादी का अंत शुरू हुआ।
कंपनी ने कर राजस्व से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल सैन्य विस्तार और ब्रिटेन को धन भेजने में किया। बंगाल का खजाना, जो कभी पूरे उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, धीरे धीरे खाली होने लगा। अगले ही दशक में 1770 का बंगाल अकाल, ग्रेट बंगाल फेमिन आया, जहां लाखों लोग भूख से मारे गए। और यह सब उसी तंत्र का परिणाम था जो बक्सर के युद्ध के बाद स्थापित हुआ। इतिहासकार मानते हैं, अगर बक्सर का युद्ध भारतीय गठबंधन जीत जाता तो भारत का भविष्य शायद कुछ और होता। पर अविश्वास और असंगठन ने वो मौका छीन लिया और इसी युद्ध ने भारत के भाग्य की दिशा बदल दी। बक्सर की जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो भारत की असली सत्ता बन गई। यहीं से शुरू हुआ विदेशी शासन का अध्याय। और अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आया वो समझौता जिसने भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति और स्वायत्तता को हमेशा के लिए बांध दिया। देखिए अगले एपिसोड में द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जहां एक कलम ने वो मुहर लगाई जिसने भारत को कंपनी के शासन के अधीन कर दिया। और अगर आपने ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा और पैटना मैसेकर के एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करें